हेलो एंड वेलकम यू गाइस इन दिस न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त और मेंटोर सत्यम, और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 6, दैट इज टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इसके पहले की 3 वीडियोस में मैंने ऑलरेडी 3 चैप्टर्स को कवर कर दिया है, तो अभी तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले वो जाके वीडियोस देखना एंड उसके बाद ये वाला वीडियो देखना, ठीक है। जिससे आपको काफी ज्यादा कंसेप्ट जो है आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसके पहले वाले पोर्शन में हमने ज्योग्राफी डिस्कस किया और आज वाले पोर्शन से हम हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा जो टाइमलाइन है और सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है वो क्या दर्शाता है, देखो। बेसिकली हमारा एंशियंट, मिडिवल टू मॉडर्न, ठीक है, आज के टाइम तक का हमारा जो टाइमलाइन है हम पहले वो डिस्कस करेंगे। ऑल्सो हम डिस्कस करेंगे कि हमारे हिस्ट्री के क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या वो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, क्या वो लिटरेरी सोर्सेज हैं, क्या वो मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चरल सोर्सेज हैं, एंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स वी विल डिस्कस, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, आपको वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कवर करेंगे, और ऑल्सो आपको लगेगा कि हम डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, बिकॉज इससे आपकी एक हैबिट डेवलप होगी कि आपको एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ना है। और ऑल्सो आप एनसीईआरटी अगर पढ़ना सीख गए तो आप बिटवीन द लाइंस क्वेश्चंस को पकड़ पाएंगे। तो बिल्कुल भी कोई अगर बोले कि एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, पहले एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ने से आपकी ना बेसिक्स सबसे अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे EH कार जी का एक कोट लिखा हुआ है, काफी फेमस कोट है। इसमें लिखा है, हिस्ट्री इज एन अनरीडिंग डायलॉग बिटवीन सॉरी हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन प्रेजेंट एंड द पास्ट। यानी ये एक डायलॉग है। देखो, मोनोलॉग होता है, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, डायलॉग होता है आप भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, हम दोनों के बीच की जो कन्वर्सेशन है उसको डायलॉग बोलते हैं, ठीक है। तो ये डायलॉग है बिटवीन द प्रेजेंट, आज के टाइम का, टू द पास्ट, यानी आज का समय पिछले समय से बात कर रहा है, ठीक है। एंड बिटवीन द सोसाइटी ऑफ टुडे एंड द सोसाइटी ऑफ यस्टरडे, यानी कि आज का समाज और पिछला समाज जो चला गया है, जो बीत गया है समाज, उसके बीच के बीच बिटवीन डायलॉग है। सो वी कैन फुल्ली अंडरस्टैंड द प्रेजेंट ओनली इन द लाइट ऑफ द पास्ट, यानी कि हम आज का समय तभी समझ सकते हैं अच्छे से अगर हमें हमारे पास्ट की नॉलेज अच्छे से हो, ठीक है। हम पास्ट में क्या क्या फॉलो करते हुए आए हैं, इवेंट्स क्या क्या हुए हैं, उसके बेसिस पे ही हम हमारे प्रेजेंट में क्या डिसीजन लेना है उसको अच्छे से ले पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये कोट अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पे एक हमारा नेशनल म्यूजियम है जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है। क्या नाम है इसका? नेशनल म्यूजियम, जो कि न्यू दिल्ली में है। एंड सच म्यूजियम प्रिजर्व्स ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द पास्ट। ये म्यूजियम्स में ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जो पास्ट में यूज हुए हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम प्रिजर्व करके रखते हैं। सच एज स्टैचूज हो गए, ठीक है, कॉइन्स हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए, ऑल ऑफ विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अवर हिस्ट्री। जो भी चीज हमें हमारी हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है वो सब हम चीज इस म्यूजियम्स में रखते हैं। आप कभी लाल किला गए होगे, ठीक है, एंड वहां पे आपने देखा होगा कि वहां पे एक छोटा सा म्यूजियम बना रखा है उन लोगों ने, और वहां पे जो भी उनके पुराने पुराने अवशेष हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं जो पास्ट में यूज होते थे, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शाहजहां एंड ऑल दीज किंग्स, वो सारे वहां पे प्रिजर्व करके रखे हुए, ठीक है। तो ऐसे कभी आप किसी भी म्यूजियम में जाएं तो सबसे पहले अपना माइंड थॉट ये रख के जाना कि हाँ, हमें वहां पे कुछ देखने को मिलेगा, इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। अब 3 बिग क्वेश्चन जो हैं हमारे सामने आएंगे इस चैप्टर में, जो ये रिजॉल्व करेगा चैप्टर। पहला क्वेश्चन है, हाउ डू वी मेजर हिस्टोरिकल टाइम, यानी हम हमारे हिस्टोरिकल टाइम को मेजर कैसे करते हैं। हम अपने हाइट को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, ठीक है, हम हमारे वेट को मेजर करते हैं किलोग्राम में, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास्ट को हम टाइमलाइन को कैसे मेजर करेंगे, हम हिस्टोरिकल टाइम को कैसे मेजर करेंगे, वो चीज हम समझेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ कैन वेरियस सोर्सेज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री। कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे ताकि हम अपनी हिस्ट्री को समझ पाए। ये भी एक बिग क्वेश्चन है, ठीक है। एंड थर्ड है कि हाउ डिड अर्ली ह्यूमंस लिव। आज से पुराने लोग जो हैं, आदिवासी कह सकते हैं, यानी एंशिएंट मैन जो हैं, वो किस तरीके से रहते थे, ठीक है, क्या क्या लाइफस्टाइल वो फॉलो करते थे, क्या चीजें खाते थे, कहाँ पे रहते थे, ये सब चीजें ये चैप्टर जो है आपके सॉल्व करेगा क्वेश्चंस, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है, हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट। हम अपने पास्ट के बारे में किस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले तो हिस्ट्री होती क्या है, ठीक है। हिस्ट्री क्या है? द स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट, द स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट। जो हमारा ह्यूमन का पास्ट है, जो बीता हुआ कल है, भूतकाल है,
उसकी जो स्टडी है, जो हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसको हम कहते हैं हिस्ट्री। क्या कहते हैं हम उसको? हिस्ट्री। ओके, सो यू विल डिस्कवर इन साइंस दैट द अर्थ हैज अ वेरी वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। हमने साइंस में पढ़ा होगा, कभी कभी हम कार्बन डेटिंग जैसी टर्म्स को सुनते हैं, तो हमने साइंस में पढ़ा है कि हमारी जो अर्थ है उसकी काफी पुरानी हिस्ट्री है, वेरी वेरी लॉन्ग हिस्ट्री है, ठीक है, ऑफ विच वी ह्यूमंस ऑक्यूपाई ओनली अ टाइनी पार्ट। और हमारा जो ह्यूमंस का जो, ठीक है, टाइम पीरियड है, यानी हम क्या कहते हैं, इंसानों का जो रहने का स्टार्टिंग से एंडिंग पीरियड है वो बहुत ज्यादा छोटा है। मतलब आज से हम देखें कि 1 2 या 3 लाख साल पहले ही ह्यूमंस का क्या कहते हैं, धरती पे आगमन हुआ था। उसके पहले 4.5 बिलियन ईयर्स से हमारी अर्थ प्रेजेंट है, ठीक है। सो इसको कह सकते हैं द मोस्ट रिसेंट वन, जिसको हम कहते हैं होमो सेपियंस। सेपियंस क्या कहते हैं? होमो सेपियंस। सेपियंस यानी हम लोग जो हैं, जैसे हम लोग आजकल हमारी जो दुनिया है, यहाँ पे जो इंसान है उनको हम कहते हैं होमो सेपियंस सेपियंस। इसके पहले जो थे होमो निएंडरथल थे, उसके पहले होमो हैबिलिस थे। यानी अलग अलग वैरायटी, जैसे जैसे ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे उनके नाम रखे गए। बट जो मोस्ट एडवांस्ड मैन है, जिनके सबसे ज्यादा बड़े दिमाग हैं, वो हैं हमारे होमो सेपियंस सेपियंस, जैसे कि हम लोग, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया हुआ है, छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है, और इसके अंदर ये दर्शाया गया है कि किस तरीके से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, कितनी कितनी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की स्पीसीज जो है हमारी अर्थ पे आई, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले समझना है कि अर्थ का फॉर्मेशन हुआ हमारा। मैं आपको टाइम पीरियड बता देता हूँ, लिखा नहीं है, जरूरत नहीं है लर्न करने की। 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, फ्रॉम द बिग बैंग थ्योरी। पढ़ने की जरूरत, याद करने की जरूरत नहीं है, खाली सुनो, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है खाली वो समझना है। उसके बाद हमारा देखिए यहाँ पे 4.54 बिलियन ईयर्स लिखा है, वो वही चीज है, ठीक है। यहाँ पे देखो बिलियन ईयर्स लिखा है ना, तो इससे हम नापेंगे। फिर हमारा फर्स्ट सेल जो है वो डेवलप हुआ। उसके बाद फर्स्ट सेल, सेल जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल की डेफिनेशन क्या होती है? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। यानी सेल हमेशा बॉडी में अगर प्रेजेंट है तो वो कोई ना कोई फंक्शन करेगा। उसके बाद हमारा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का डेवलपमेंट हुआ अराउंड 2.33 बिलियन ईयर्स अगो। अराउंड 2.33 बिलियन ईयर्स अगो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो है वो आ गई। क्या है? हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो है वो आ गई। उसके बाद हमारे बैक्टीरिया आए, ठीक है, 1 बिलियन ईयर अगो। उसके बाद हमारे स्पॉन्जिस एंड फंजाई आए, ठीक है, स्पॉन्जिस एंड फंजाई। एंड उसके बाद हमारा कोरल्स का डेवलपमेंट हुआ अराउंड 700 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। 700 मिलियन ईयर्स अगो हमारा कोरल्स का डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद 500 में हमारा फिश वर्टिब्रेट्स आए, यानी फिश का फिश जो जो स्पीशीज हैं वो डेवलप हुई। एंड उसके बाद इंसेक्ट्स आए, फिर एम्फीबियंस आए, फिर शार्क्स आई, फिर रेप्टाइल्स और डायनासोर्स आए अराउंड 300 मिलियन ईयर्स अगो। अराउंड 300 मिलियन ईयर्स अगो हमारे रेप्टाइल्स और डायनासोर्स आए। उसके बाद हमारी जो बर्ड्स आई, ठीक है। एंड उसके बाद कैटेगरी आई मैमल्स की, यानी हम लोग। मैमल्स में सिर्फ हम ह्यूमंस नहीं है, मैमल्स में और भी स्पीशीज हैं। आपको ये, आप ये पढ़ोगे क्लास 8th या 9th में अपने साइंस के चैप्टर में, ठीक है। तो उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं, आप इतना समझो कि मैमल्स आए और हम भी एक मैमल ही हैं, ठीक है। उसके बाद 100 मिलियन ईयर्स अगो, 100 मिलियन ईयर्स अगो सबसे पहले फ्लावर्स आए और हनी बीज आए, ठीक है। ये टाइमलाइन क्या दर्शा रही है, कैसे 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 अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके की स्पीशीज का इवोल्यूशन हुआ। उसके बाद अराउंड 10 कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 7, 1 करोड़, ठीक है, साल पहले, 1 करोड़ साल पहले प्राइमेट्स आए। एंड उसके बाद 10 लाख साल पहले फायर का डेवलपमेंट हुआ। एंड हमारा फिर 3 लाख, 3 साल पहले, 3 लाख साल पहले होमोसेपियंस आए, ठीक है। जैसे मैंने बोला था 2 3 लाख साल पहले हम होमोसेपियंस का डेवलपमेंट हुआ। यानी अर्थ की हिस्ट्री है हमारी 4.5 बिलियन ईयर्स। एंड हमारे ह्यूमंस का इवोल्यूशन कब से स्टार्ट हुआ? अराउंड 3 लाख ईयर्स एगो। यानी अर्थ की जो हिस्ट्री है वो काफी पुरानी है, और हमारा जो ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, वो ह्यूमन का जो क्या कहते हैं, सबसे पहली बार धरती पे था, वो हमारा 3 लाख ईयर्स अगो हुआ। एंड उसके बाद 6500 ईयर्स अगो पहले हमने पहली बार राइटिंग करी, कोई भी, मैं कोई भी तरीके की राइटिंग, जैसे हम लिखते हैं वैसे नहीं, डिफरेंट तरीके की, उनकी खुद की लैंग्वेज होगी कोई, वो राइटिंग सबसे पहली बार हमने 6500 ईयर्स अगो, ठीक है, करी।
सो इससे हमें क्या समझ आता है? इससे हमें आता है कि ये टाइमलाइन है। देखो, आपको हर चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने के लिए ही लिखा है, बट ये समझो कि हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, एंड उसके बाद हमारी ह्यूमन स्पीशीज़ का इवोल्यूशन हुआ 3 लाख ईयर्स अगो, इतना समझना है। और फर्स्ट राइटिंग जो डेवलप हुई थी, वो हुई थी 6500 ईयर्स अगो, ठीक है? 6500 ईयर्स अगो पहली राइटिंग लिखी गई थी, ठीक है? इतना समझ आता है? बस इतना याद रखना है। सो मैनी पीपल स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। काफी लोग जो हैं अर्थ की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। सम ऑफ देम आर ट्रेन्ड टू अनकवर द सीक्रेट्स लेफ्ट बिहाइंड द अर्थ सरफेस एंड हेल्प अस टू लर्न अबाउट इट्स पास्ट एंड ऑल्सो अवर पास्ट। और हमारी हेल्प कौन करता है हमारे पास्ट को समझने में? कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं, ठीक है? और वो ही हमें हेल्प करते हैं कि हम अपने पास्ट को समझ पाएं। लाइक सबसे पहले आते हैं जियोलॉजिस्ट, फिर हैं एलियंटोलॉजिस्ट, फिर है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंड फिर है आर्कियोलॉजिस्ट। ये लोग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में स्टडी करते हैं, जिससे वो हमें हमारे पास्ट के बारे में सोर्सेज, इंफॉर्मेशन, ठीक है, निकाल के खोज के देते हैं, ठीक है? सो ऑब्जर्व द 4 पिक्चर्स। हमने पिक्चर्स देख ली। सबसे पहले जो जियोलॉजिस्ट होता है, उसका काम क्या होता है? स्टडी द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ लाइक सॉइल, stones, hills, mountains, rivers, seas, oceans and other such parts of the earth. जियोलॉजी का काम होता है वो फिजिकल फीचर्स, जो कि अर्थ के ऊपर फिजिकल फीचर्स हमें आज भी दिख रहे हैं, और करोड़ों साल पहले भी फीचर्स अवेलेबल थे। लाइक रिवर्स पहले भी थी, अभी भी हैं। माउंटेन्स पहले भी थे, अभी भी हैं। ओशंस भी पहले थे, अभी भी हैं। तो ऐसी चीजें जो पहले भी थी और अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, उनकी स्टडी करके पहले क्या क्या हिस्ट्री में हुआ उसको खोजना, उसको काम किसका होता है? जियोलॉजिस्ट का। किसका होता है? जियोलॉजिस्ट का। कभी भी कोई आपसे पूछे कि जियोलॉजिस्ट क्या है, तो जियो यानी कि जीईओ, समझ जाओ। जीईओ मतलब ज्योग्राफी, यानी अर्थ, अर्थ की ज्योग्राफी, फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ, वो जो स्टडी करके देता है वो हमारा होता है जियोलॉजिस्ट। सेकंड है हमारा पेलियंटोलॉजिस्ट। पेलियंटोलॉजिस्ट का मतलब क्या है? ये करता है स्टडी द रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन फॉसिल्स फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। ये प्रोफेशनल क्या करते हैं? ये स्टडी करते हैं प्लांट का कोई रिमेन है, कोई एनिमल की बोन है उसका कोई रिमेन है, उसको समझते हैं और उसके बाद हमें बताते हैं कि हिस्ट्री में क्या हुआ था। लाइक आपने कार्बन डेटिंग का नाम सुना होगा। आई होप आपने कार्बन डेटिंग का नाम सुना होगा। कार्बन डेटिंग में क्या होता है? हम ट्री है या कोई ऐसी चीज है जिससे एनिमल की बोन है, तो फॉसिल है। फॉसिल क्या होता है? impression of footprints or parts of plants or animals that are found preserved within layers of soil or rocks. It means मान लो जमीन के नीचे किसी की हमें हड्डी मिली, किसी जानवर की, या किसी प्लांट का कोई रिमेन मिल गया, तो उसको स्टडी करना। वो क्या है? हमें क्या मिला? वो फॉसिल मिला। अब हम उसको स्टडी करेंगे और उस स्टडी करके हम ये बताएंगे कि उसकी एज क्या है, वो कितने साल पुराना है। ऑल्सो हम ये भी बताएंगे कि वो कौन सी स्पीशीज है, ठीक है? तो ये बताने का काम किसका होता है? हमारा पेलेंटोलॉजिस्ट का, ठीक है? सिंपल सी चीज है। स्टडी करता है फिजिकल रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है? फॉसिल्स की स्टडी करता है। फिर थर्ड प्रोफेशन आता है हमारा एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम क्या होता है? सुनिए। स्टडी ह्यूमन सोसाइटीज। क्या करता है वो? ह्यूमन की सोसाइटीज को करता है स्टडी, एंड उनके कल्चर्स को फ्रॉम द ओल्डेस्ट टाइम टू द प्रेजेंट। यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम क्या है? वो आज के टाइम पे भी वर्क करेंगे और पहले के टाइम पे भी वर्क कर रहे होंगे। मतलब एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैसी फील्ड बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, ये अभी निकल के आई है। और इसका बेसिकली काम क्या है कि ये सोसाइटीज को स्टडी करता है। हमारी सोसाइटी को स्टडी करेगा, प्रीवियस सोसाइटीज को स्टडी करेगा फ्रॉम द लिटरेरी सोर्सेज, और उससे हमें बताएगा कि उनकी सोसाइटी में क्या क्या चीजें होती थी। देखो यहाँ पे न है एंथ्रो। एंथ्रो का मतलब, एंथ्रो मतलब हमारी ह्यूमन, ठीक है? ह्यूमन स्पीशीज की स्टडी करता है, यानी सोसाइटीज की स्टडी करता है, ठीक है? एंड फोर्थ है हमारा आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है? आर्कियोलॉजिस्ट क्या करता है? स्टडी द पास्ट बाय डिगिंग अप रिमेन्स दैट पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स लेफ्ट। यानी वो जमीन के अंदर जो भी चीजें उनको मिलती है, ठीक, उसको क्या कहते हैं? प्लांट्स मिल गए, एनिमल्स मिल गए, ठीक है? लाइक कोई टूल मिल गया, कहीं कोई पॉट मिल गया, या कोई बीड्स, मोती, फिगरिन्स, टॉयज, बोन्स,
टीथ मिल गए एनिमल्स के या ह्यूमंस के, या बर्न्ड ग्रेन्स मिल गए, या हाउस या ब्रिक्स, अमंग अदर थिंग्स। कोई भी चीज जिससे उसको हिस्ट्री का पता चले, वो आर्कियोलॉजिस्ट काम करता है उसमें। हमने चारों प्रोफेशन समझ लिए, ठीक है। सबसे पहले हमारा जियोलॉजिस्ट, जो कि फिजिकल रिमेन्स ऑफ द, जो अर्थ के फिजिकल फीचर्स हैं उसको स्टडी करके पास्ट के बारे में बताता है। हमारा दूसरा पेलियोंटोलॉजिस्ट जो है हमारे स्टडी करता है फिजिकल फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है सोसाइटीज को स्टडी करता है, और हमारा आर्कियोलॉजिस्ट जो है अर्थ को डिग करता है, और वहां पे जो भी उसको चीजें मिलती है लाइक स्टोन्स, लाइक क्या कहते हैं, ऑर्नामेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीजें जो हैं उसको स्टडी करके हमारे पास्ट के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो हमने चारों प्रोफेशन को समझ लिया। अब हम समझते हैं कि हाउ इज टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमारा जो टाइम है वो किस तरीके से मेजर होता है। लाइक हम, मैंने जैसे बताया था, हम अपने वेट को केजी में करते हैं, हमारी हाइट को सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में करते हैं। उसी तरीके से हम अपने हिस्ट्री को किस तरीके से मेजर करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं एरा क्या होता है। तो एरा अ डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ टाइम, कोई भी पीरियड ऑफ टाइम जो कि पास्ट से रिलेटेड है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट एरास में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कैम्ब्रियन एरा, पोस्ट कैम्ब्रियन एरा, समझोगे नहीं क्योंकि ये 11th क्लास में समझोगे जाके, बट ये जैसे एरास को इस तरीके से डिवाइड कर रखा है, ठीक है। और याद करने की जरूरत नहीं, खाली एरा समझो कि ये डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ टाइम है, उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं एरा, ठीक है। सो देखो, हर सोसाइटी और कल्चर में उसकी खुद के रहने के तरीके होते हैं, उसके खुद के मेजर टाइम मेजर करने का तरीका होता है। मेजर इवेंट्स सच एज बर्थ of an important person or the start of a ruler's reign have been marked as a beginning of a new era। यानी कि एरा मतलब टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, यानी नया पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। हर सोसाइटी को मेजर टाइम अपना मेजर करने के अलग अलग तरीके होते हैं। हो सकता है कोई फेमस पर्सन बॉर्न हुआ हो उस डेट को, और उसके बाद से हम टाइम को मेजर कर रहे हैं, यानी उसके पहले कैसा टाइम था और उसके बाद का कैसा टाइम था। जैसे हम जीसस क्राइस्ट की बर्थ को कहते हैं कि वो बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट, ठीक है, बीसी, ठीक है, और क्या कहते हैं, एडी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है क्या कहते हैं, हमारे पास्ट को डिवाइड करते हैं। लाइक क्राइस्ट का जन्म पहले हुआ था, उसके पहले का टाइम पीरियड कैसा था, उसके बाद का, ठीक है, ऐसे बीसी। और एक हम यूज करते हैं बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, और कॉमन एरा, ठीक है, ये बाद का पीरियड है और ये पहले का पीरियड है। तो इस तरीके से हम मेजर करते हैं। तो कोई भी फेमस पर्सनैलिटी हो गई, ठीक, उनकी टाइम पीरियड को हम स्टडी एज अ क्या कहते हैं, बेस मानते हैं, और उसके पहले का टाइम और उसके आफ्टर टाइम के थ्रू हम हमारा जो हिस्ट्री का टाइम लाइन है उसको समझते हैं। अभी हम आगे करेंगे, आपको समझ आएगा। एट प्रेजेंट द ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक है। बेसिकली अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो हमारा है ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर मतलब हम जो हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये वाले जो मंथ्स हैं, डेट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, 31 डेज हैं, 30 डेज हैं, ये हम कहाँ से मिलता है हमें, हम फॉलो करते हैं हमारा ग्रिगोरियन कैलेंडर। बट कहीं कहीं आपने हिंदू कैलेंडर भी देखा होगा जिसको हम पंचांग कहते हैं। पंचांग वो हमारा इंडियन का, इंडियाज का इवोल्यूशन है, लेकिन हम उसको जनरली फॉलो नहीं करते क्योंकि बेसिकली हर जगह जो है ग्रिगोरियन कैलेंडर पूरे वर्ल्ड में फॉलो होता है। तो हम भी उसी को फॉलो करते हैं, ताकि जो हमारा जो टाइम का है वो मिसमैच ना हो दूसरी कंट्रीज के साथ, ठीक है। तो लेकिन क्या कहते हैं, जो हिंदू कैलेंडर है पंचांग, वो हिंदूज के हिसाब, मतलब जो हिंदू लोगों ने क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर में क्या तारे किस तरीके से मूव हो रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे जो निकालते हैं वो हमारा पंचांग होता है, ठीक है। सो ग्रिगोरियन कैलेंडर होता क्या है, जैसे मैंने आपको बता दिया, बट इसकी एक डेफिनेशन है वो समझते हैं। द कैलेंडर नाउ यूज इन द वर्ल्ड ओवर, इट हैज 12 मंथ्स एडिंग अप टू 365 डेज, यानी हमारे जो 12 महीने हैं और टोटल जो है 365 डेज हैं। एंड अ लीप ईयर एवरी 4 ईयर्स, और हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है, ठीक है, हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है। However, century, for example, 1800, 1900, 2000 are leap years only if they are multiples of 400. Also, लीप ईयर्स का एक कैटेगरी है कि अगर वो 400 से डिवाइड हो रहा है प्रॉपरली बिना रिमाइंडर छोड़े, ठीक है, यानी रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, तो वो लीप ईयर है, ठीक है। सो इन द 3 century years above only 2000 इज अ लीप ईयर, ठीक है, बिकॉज अगर आप 2000 को 400 से डिवाइड करोगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा और कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा, रिमाइंडर जीरो आएगा, ठीक है, इतना समझे आप, ठीक है। सो ग्रेगोरियन कैलेंडर हम यूज करते हैं, इस कॉमनली यूज्ड वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में यूज होता है। साइड बाय साइड हिंदू, मुस्लिम, Jewish, चाइनीज एंड अदर कैलेंडर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द डेट्स ऑफ फेस्टिवल्स एंड अदर ऑस्पिशियस इवेंट्स। ऑस्पिशियस यानी शुभ, शुभ कार्य जो होता है,
गुड वर्क्स, ऑस्पिशियस मतलब एक कह सकते हैं ना शुभ कार्य कर रहे हैं हम, जैसे दिवाली को हम ऑस्पिशियस कहते हैं। कोई भी हमारे फैमिली में ऐसे हम भगवान की पूजा करते हैं, ऑस्पिशियस डे है, ठीक है, ऐसे भी बोलते हैं, तो वो शुभ से रिलेटेड है, ठीक है, फॉर्चून से रिलेटेड है, ओके। In the West, the conventional year of Jesus Christ's birth has generally been taken to be the starting point for this calendar. Also, वेस्ट में यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कह सकते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, यहाँ पे जो है जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है उसको एज अ बेस ईयर मानते हैं वो लोग, और उसकी जो स्टार्टिंग थी, उनका जो बर्थ हुआ था उसको एज अ स्टार्टिंग मानते हैं ऑफ ग्रिगोरियन कैलेंडर। यानी ग्रिगोरियन कैलेंडर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्राइस्ट जी का जो बर्थ हुआ था वहां से वो लोग लेते हैं, किस डेट को क्राइस्ट जी का बर्थ हुआ उसी दिन से ग्रिगोरियन कैलेंडर स्टार्ट होता है। ईयर्स आर काउंटेड फॉरवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट एंड यूज्ड टू बी मार्क्ड विद एडी। यानी क्राइस्ट जी के बाद का जो पीरियड है, यानी बर्थ जो हुआ क्राइस्ट जी का उसके बाद का जो पीरियड है आने वाला और अभी भी जो चल रहा है वो एडी यानी एनो डोमिनो से हम डिनोट करते हैं, एडी से, ठीक है। यानी फ्रेज दैट रेफर्स टू द ईयर्स आफ्टर जीसस बर्थ, जीसस जी के बर्थ के बाद का जो इवेंट है उसको हम एडी से डिनोट करते हैं। हाउएवर दिस इज नाउ कॉल्ड द कॉमन एरा, बट हम इसको अब जो है वो सीई से डिनोट करते हैं, कॉमन एरा से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1947 जो है ये ईयर है, यहाँ पे गेन हुआ था इंडिपेंडेंस, हमने इंडिपेंडेंस अचीव किया, तो हम 1947 को क्या लिख सकते हैं, 1947 एडी, क्या लिख सकते हैं, 1947 एडी, ठीक है, बिकॉज ये क्राइस्ट के जन्म के बाद हुआ है, तो हम इसको एडी में कंसिडर करेंगे, और हम इसको लिख सकते हैं 1947 सीई, ठीक है। अभी हमारा जो ईयर चला है 2025, हम इसको लिख सकते हैं 2025 सीई, ठीक है, या 2025 एडी, दोनों से ही हम डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। Similarly, the years before the conventional date for the birth of Jesus are counted backwards and used to be marked with BC or before Christ. Also, क्राइस्ट जी का बर्थ हुआ था उसके पहले का जो इवेंट है, उसके पहले जो भी इवेंट हुए उसको हम बीसी से डिनोट करेंगे, यानी बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म से पहले, और उसको हम बिफोर कॉमन एरा से भी डिनोट करते हैं, बीसीई से भी। फॉर एग्जाम्पल 560 बीई इज एन अप्रोक्सीमेट ईयर ऑफ बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा whom we preach। जो गौतम बुद्धा जी हैं, गौतम बुद्धा जी जो लॉर्ड गौतम है, लॉर्ड गौतम बुद्धा जी, उनका जो बर्थ हुआ था वो क्राइस्ट से पहले हुआ था, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले जो है हमारे बुद्धा जी का क्या कहते हैं बर्थ हुआ था, जिसका ईयर है 560 बीसीई, और कुछ कुछ बुक्स में 563 बीसीई भी है, ठीक है, 563 भी है किसी किसी बुक में, तो आप एनसीईआरटी को फॉलो करो, 560 बीसी से मान के चलते हैं, बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा जी है, तो उसको हम किससे लिखेंगे, हम लिखेंगे 560 बीसी, ठीक है, और 560 बीसीई, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बिफोर कॉमन एरा और बिफोर क्राइस्ट इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो समझते हैं, देखो एक चीज समझना, यहाँ पे पूरी टाइमलाइन दी हुई है, ये हाफ टाइमलाइन है, अगली टाइमलाइन अगले पेज पे होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं तो 3 लाख बीसीई, कहते हैं कि 3 लाख बीसीई से हमारा ह्यूमस का हिस्ट्री डेवलप हुआ था, स्टार्ट हुआ था। उसके और बाद यानी 40,000 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं। देखो मैं आपको छोटा सा एक टाइमलाइन समझा देता हूँ यहाँ पे, आप ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको, देखो 1 सेकेंड गाइस, हाँ, ठीक है, मान लो ये हमारा है एक टाइमलाइन, ठीक है गाइस, और इसमें जो है हमारा, इसको हम लेते हैं हमारा क्राइस्ट का बर्थ, तो कहते हैं हम इसको हम जीरो से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करेंगे, हम इसको जीरो से डिनोट करेंगे, यानी अब इसके पहले के जो भी इवेंट हुए हैं उसको हम बीसी से, ठीक है, डिनोट करेंगे, या रुको, बीसी से या बीसीई, कुछ भी बोल सकते हो, उससे डिनोट करेंगे, और इसके आने वाले बाद के साल उसको हम जो डिनोट करेंगे वो हम एडी से डिनोट करेंगे या सीई से डिनोट करेंगे, यानी कॉमन एरा से। इतना क्लियर हुआ, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा, इतना कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसके अंदर एक इवेंट होता है जो क्राइस्ट के बर्थ से पहले होता है, अराउंड 560 बीसी में होता है हमारा बर्थ ऑफ लॉर्ड बुद्धा,
हमारे जो बुद्धा जी हैं, उनका लॉर्ड बुद्धा जी का बर्थ होता है 560 बीसी में। तो हम क्या से डिनोट करेंगे, क्या उनकी डेट ऑफ बर्थ किस तरीके से लिखेंगे, 560 बीसी या 560 बीसीई, ये इस तरीके से हम डिनोट करेंगे। ठीक है। हमारा जो क्या कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसका जो स्टार्टिंग है वो कब हुआ था हमारा, वो हुआ था 2500 बीसी में। ठीक है, ऐसे ऐसे हम डिनोट करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे देखो 40,000 बीसीई लिखा है, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट एग्जांपल्स ऑफ रॉक आर्ट इन द वर्ल्ड। क्या है, फर्स्ट एग्जांपल्स ऑफ रॉक आर्ट इन द वर्ल्ड कब हुआ था, 40,000 बीसीई में। ठीक है। एंड फिर हमारा आइस एज आया था, और फिर 14,000 बीसीई में, ठीक है, हमारा आइस एज आया था। तो इस तरीके से जो है डिनोट किया गया है। ओके, आपको आई होप इतना समझ आया होगा, हमारी जो टाइमलाइन किस तरीके से हम टाइमलाइन को मेजर करते हैं, उतनी चीज क्लियर हो गई होगी माइंड में। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होगा, अच्छे से एक बार अगर नहीं समझ आ रहा तो एक बार थोड़ा वीडियो पॉज कर, वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमारे जो बुद्ध जी का जो भी उनका बर्थ है, रिलेटेड चीजें हैं, वो हम चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, अब यहाँ पे है, सच कैलकुलेशंस आर सिंपल बट देर इज अ कैच, इन द ग्रिगोरियन कैलेंडर देर इज नो ईयर जीरो, द ईयर फर्स्ट सीई फॉलोज इमीडिएटली द ईयर फर्स्ट बीसीई। यानी कि देखो, एक चीज यहाँ पे और है, मैंने आपको समझाने के लिए जीरो लिखा था, बट यहाँ पे हम जीरो नहीं लिखेंगे, बिकॉज अगर यहाँ पे मान लो एक एक फर्स्ट बीसी है, तो उसके कंटिन्यूसली जैसे वो खत्म होगा, उसके तुरंत बाद क्या आएगा, फर्स्ट एडी, कंटिन्यूसली उसके बाद आएगा, यानी जीरो नहीं आएगा बीच में। हम जीरो मतलब समझने के लिए जीरो माना है, ठीक है, समझने के लिए जीरो माना है, लेकिन इस पे ग्रिगोरियन कैलेंडर में एक चीज है कि फर्स्ट बीसी के बाद तुरंत फर्स्ट एडी आएगा, जैसे फर्स्ट खत्म होगा बीसी, उसके बाद जीरो ना आके फर्स्ट एडी से स्टार्टिंग हो जाएगी, आगे की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तो जीरो हमने समझने के लिए माना है। ठीक है, इतना समझ के रखना। ड्रॉ सिंपल, तो उसके बाद एक एक्टिविटी है, उसको आपको करना है, एक बार कर लेना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये टाइम लाइन आगे कंटिन्यू हो गई, आधी उस लाइन पे थी, आप बाकी की ये रही। सो हमारा जो आइस एज था 14,000 सीई में, सीई से स्टार्ट हुआ था, पिछले अभी देखा था हमने 14,000 सीई, सॉरी 14,000 बीसीई था, बीसीई था, सीई नहीं था, बीसीई था। अब ये 12,000 बीसीई तक हमारा एंड हो गया आइस एज। आइस एज मतलब कि धरती पे, पूरी अर्थ पे बर्फ थी, हर जगह बर्फ थी। ठीक है, गर्मी नहीं होती जैसे आज की धूप निकलती है और हमारा प्लेन एरिया, ऐसा नहीं, बर्फ थी हर जगह। ठीक है, ऐसा था। उसके बाद 10,000 बीसीई का पीरियड आता है। फिर हमारा 8,000 बीसीई में क्या होता है, फर्स्ट सेटलमेंट होता है एंड बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की शुरुआत कब होती है हमारी, 8,000 बीसीई में। उसके बाद हमारा बिगिनिंग ऑफ कॉपर की मेटलर्जी जो है हमारा 4,000 बीसी में आता है। उसके पहले 6,000 में क्या होता है, पॉटरी टेक्नोलॉजी इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी हम पॉटरी बनाना सीख जाते हैं। ठीक है, पॉटरी की टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है। 4,000 में हमारा बिगिनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर की हम जो चीजें मेटल की बनाते हैं कॉपर से रिलेटेड, वो हमारी 4,000 बीसीई में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद हमारा 2,000 बीसीई में हमारा इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन होता है। क्या होता है, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। फिर हमारा बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा जी होता है 560 बीसीई में। ठीक है, और उसके तुरंत बाद थोड़े दिन बाद बीसीई में हमारे बर्थ होता है जीसस जी का। और उसके बाद अशोका पीरियड, उसके मतलब पहले ही अशोका पीरियड भी होता है, यानी क्या कहते हैं, क्राइस्ट के बर्थ से पहले अशोका जो होते हैं, द ग्रेट एम्पर अशोका, जो मगध एम्पायर के रूलर थे, चंद्रगुप्त मौर्य जी के पोते थे। ठीक है, अशोका का जो एम्पायर है वो हमारा होता है क्राइस्ट के बर्थ से पहले ही। ठीक है, तो उसको अशोकन एम्पायर कहते हैं। फिर 2000, यानी अब आने वाली सेंचुरी, यानी 2000 वाला जो ईयर था, मोस्ट ऑफ द पर्सन आपके आने वाले या पहले के आपके भाई, बड़े भाई होंगे, 2000 बीसी में उनका, 2000 सीई में उनका बर्थ हुआ होगा। एंड उसके बाद वाला जो पीरियड है वो हम लोग यहाँ पे हैं, यानी हमारा क्या है 2025, हम अभी, ठीक है, उसमें है। इसको हम क्या कहेंगे, 2025 सीई या एडी। ठीक है, दोनों ही कह सकते हैं, बट सीई ज्यादा कॉमन है। तो आई होप इतना समझ आया। टाइमलाइन समझ आई, टाइमलाइन याद रखनी है। ठीक है, टाइमलाइन से क्वेश्चन आ सकता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अ टाइमलाइन इज अ कन्वीनियंट टूल टू मार्क सच इवेंट्स, यानी एक टाइमलाइन के थ्रू हम इन सारे इवेंट्स को बहुत कन्वीनियंटली मेजर कर सकते हैं और मार्क कर सकते हैं। टाइमलाइन हमें इन सब चीजों में हेल्प करती है।
एज इट शोज अ सीक्वेंस ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स कवरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड। और ये हमें हेल्प करती है मार्क करने में एनी डेट्स और इवेंट्स जो कि पास्ट में हो रखे हैं, राइट। इट रन्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी टू द प्रेजेंट, यानी जब ह्यूमैनिटी की शुरुआत हुई थी और आज तक जो है उसको हम मेजर कर सकते हैं थ्रू दिस टाइमलाइन विद वेरी फ्यू इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइमलाइन दी हुई है, ये हमारा पास्ट है। रुको, मैं आपका अपना वीडियो 1 मिनट के लिए पॉज हटाता हूँ, फिर आपको दिखेगा। ठीक है, 1 सेकंड भाई। देखो, ये हमारा पास्ट है, फिर हमारा 560 BCE में हमारे जो बर्थ थे वो बुद्ध जी का बर्थ हुआ, फिर जीसस क्राइस्ट जी का बर्थ हुआ, फिर 2000 सी यानी आज का टाइम, ठीक है, 2000 जो 2000 वाला सन था। और हमारा जो फ्यूचर होगा वो किस तरीके से होगा, वो क्वेश्चन मार्क है, हमें क्या पता कैसा होगा। ठीक है, तो ये टाइमलाइन इस तरीके से भी शो होती है। ओके गाइस, सो a timeline also helps in understanding the order in which the historical events take place. टाइमलाइन हमें ये हेल्प करता है समझने में कि हिस्टोरिकल इवेंट्स किस किस तरीके से हुए। फॉर एग्जाम्पल, इवन विदाउट लुकिंग एट डेट्स यू कैन नाउ सी दैट द बर्थ ऑफ बुद्धा अकर्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस। बिना टाइमलाइन देखे भी आपको नहीं पता 560 BCE जो है हमारे बर्थ हुआ था बुद्धा जी का, फिर भी आप ये कह सकते हो कि हाँ, टाइमलाइन को ऊपर ऊपर समझ के कि हाँ भाई, जो हमारे लॉर्ड बुद्धा जी हैं उनका बर्थ जो है क्राइस्ट जी के पहले हुआ था। इतना समझ आता है ना, इतना तो क्लियर कर सकते हो। तो बस टाइमलाइन में ये एक छोटा सा जो कहते हैं जो मेमोरी होती है ना उसमें आ जाता है, पता है। एग्जैक्ट ईयर ना पता हो, क्रोनोलॉजी ना पता हो, तब भी हम समझ सकते हैं। यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, वो समझते हैं। पहला है सेंचुरी। क्या है सेंचुरी? देखो, एनी पीरियड जिसमें 100 साल होते हैं उसको सेंचुरी कहते हैं। 100 years in history, specific centuries are counted every 100 years। हर 100 साल बाद एक सेंचुरी आगे बढ़ जाते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 1 CE, यानी फर्स्ट CE जो हमारा फर्स्ट सेंचुरी है, फिर 100 साल बीतेंगे, फिर हमारा सेकंड CE आएगा, फिर थर्ड CE आएगा। उसी तरीके से आते आते हम अब कौन से वाले में हैं? अब कौन से वाले में हम 2025 CE में हैं। ठीक है, हम कौन से वाले में हैं? 2025 CE। हर 100 साल बाद बीत के हम यहाँ तक पहुंचे हैं। So, for instance, we are currently in the 21st century CE, which is turned to be 2100 से सॉरी 2001 से 2100 तक रहेगा। ठीक है, 2001 से 2100 तक हमारा 100 साल जो होगा वो एक सेंचुरी माना जाएगा। The centuries BCE are calculated beginning from the year first BCE and keep going on in time. For example, the third century BCE would include years 300 BCE to 201 BCE। ठीक है, तो जो टाइमलाइन पहले की होती है, जो BCE वाली टाइमलाइन होती है, वो चलती है रिवर्स में। रिवर्स में हमें स्टार्टिंग, देखो, अब ये मान लो ये टाइम है, ठीक है, ये टाइमलाइन है, और यहाँ पे हमने मान लो 0 मान लिया, ठीक है। इसके आगे वाला टाइम 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। जैसे नंबर लाइन पे देखते हो वैसे ही अब यहाँ, और पुरानी इसके पहले की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? इसकी स्टार्टिंग होगी 1 से, 0 से, फिर यहाँ से 1 BCE, फिर 2 BCE, फिर 3 BCE, यानी पीछे 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 जाना है, और पीछे पीछे 100 साल बीतने हैं। तो यार ये हमारा जो ये वाला टाइम पीरियड होगा वो 201 BCE से 300 तक वाला जो होगा BCE, वो हमारा एक सेंचुरी होगा। इतना समझ आता है ना? ठीक है, इतना समझ आता है। फिर हमारा आता है मिलेनियम। मिलेनियम में होता है 1000 साल, जिसमें 1000 साल का जो पीरियड होता है उसको हम मिलेनियम कहते हैं, एनी पीरियड ऑफ 1000 years। ठीक है, तो हिस्ट्री में स्पेसिफिक सेंचुरीज आर काउंटेड एवरी 1000 years। ठीक है, 1 CE फॉर इंस्टेंस वी आर कंटिन्यू इन द थर्ड मिलेनियम CE। थर्ड मिलेनियम CE में हम लोग अभी हैं, यानी 3000वां साल जो हमारा चल रहा है। ठीक है, वी बिगेन 2001 CE एंड वी विल गो टू 3000 CE। ठीक है, 2001 जो हमारा आया था वो हमारी स्टार्टिंग थी 1000वें साल की, और हमारा 1000वां साल कब खत्म होगा? 3000 CE में जाके। ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग लग रही है तो एक बार रिवाइंड करना, वीडियो समझ आएगा। As with centuries, millennium BCEs are calculated beginning from first BCE, go backwards. So the first millennium BCE would include first BCE to 1000 BCE। और अगर हम BCE वाला जो समझना है तो 1 जो BCE था उसके पीछे जाएंगे टिल 1000 BCE तक, तो हमारा 1000 साल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 1000 साल हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो वही चीज लिखी है जो मैंने बताई थी कि मैनी इंडियंस कैलेंडर्स रिलाई ऑन द पोजिशंस ऑफ द सन एंड द मून टू डिफाइन द मंथ्स ऑफ द ईयर। यानी हम लोग कुछ कुछ कह सकते हैं कैलेंडर्स जो होते हैं इंडियन कैलेंडर्स, वो जो सन की पोजीशन है और जो मून की पोजीशन है उसके बेसिस पे जो है कैलेंडर को फॉर्म करते हैं, जिसको नाम है पंचांग कहते हैं। पंचांग में क्या होता है, सन और मून की जो डायरेक्शन होती है और क्या कहते हैं उनका जो पोजीशन होता है उसके हिसाब से कैलेंडर की डेट्स फाइंड होती है। Book of tables which lists the days of each month along with related astronomical data. For example, it precisely predicts events like solar and lunar eclipse. Like सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, इसको कौन आइडेंटिफाई करता है? हमारा पंचांग। ठीक है। क्या कहते हैं, आप ग्रिगोरियन कैलेंडर में देखोगे उसमें नहीं लिखा है आपको क्या सूर्य ग्रहण है या आज सोलर एक्लिप्स है या आज चंद्र ग्रहण है। ठीक है, ये आपको हमेशा पंचांग में दिखाई देगा, या आप कोई भी न्यूज चैनल ओपन करोगे वहां पे आपको बताएंगे भैया देखो इस दिन है हमारा सूर्य ग्रहण सोलर, क्योंकि वो ही स्टडी करते हैं। हमारा जो हिंदू पंचांग है वो ही ये सब चीजें स्टडी करता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर ये सब स्टडी नहीं करता। लाइक सनराइज का टाइम, सनसेट का टाइम। तो पंचांग स्टिल वाइडली यूज इन इंडिया, तो आज के टाइम पे भी पंचांग का यूज होता है। ऑफन ऑल्सो गिव वेदर प्रोडिक्शंस फॉर द ईयर, डेट्स एंड टाइमिंग्स ऑफ द फेस्टिवल्स एंड मोर। ऑल्सो हमें कभी भी कंफ्यूजन होती है डेट्स के बीच में कि आज कौन सा फेस्टिवल है। लाइक जो भी हमारे हिंदू फेस्टिवल्स हैं वो हम कौन से बेसिस पे मनाते हैं? वो हम बेसिस बनाते हैं हमारे पंचांग के हिसाब से, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हम उन डेट्स को फाइनलाइज करते हैं। ठीक है। लाइक कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन दिवाली होती है, ऐसे ऐसे मतलब होती है, इस दिन ये होता है। तो वो कौन मेजर करता है कार्तिक मास की पूर्णिमा किस दिन आएगी? ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन ऑफ द मून, मून की पोजिशन को आइडेंटिफाई करते हैं, स्टडी करते हैं, और उसके बेसिस पे वो डेट फाइनल होती है कि हाँ मान लो आज दिवाली है, आज होली है, आज राखी है। इस तरीके से जो है उस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो पंचांग का काफी ज्यादा यूज है हमारे इंडियन, ठीक है, सिस्टम में। ठीक है, हमने टाइमलाइन अच्छे से समझी। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था, सोर्सेज क्या हैं हिस्ट्री के? हम हिस्ट्री किस सोर्सेज पढ़ेंगे? यानी हमारा एनसीआर ये वाला चैप्टर का सोर्स क्या है? ये हमारा चैप्टर जो है फोर्थ चैप्टर है हमारी एनसीईआरटी बुक का है। तो हमारा सोर्स क्या है? एनसीईआरटी बुक ऑफ क्लास 6 चैप्टर नंबर 4। ये हम चीज कहाँ से पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 4 से। इसी तरीके से हिस्ट्री के अंदर जो इवेंट्स हैं, लेकिन अशोका का टाइम है, बुद्धा का टाइम है, लॉर्ड बुद्धा का टाइम है, क्राइस्ट का टाइम है, और गुप्ता पीरियड, मुगल्स, ब्रिटिशर्स, ये हम कैसे स्टडी कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। यानी उस टाइम पे किसी ने किताब में लिखा होगा और उसको हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारे के लिए क्या हो गया? एक सोर्स हो गया उस चीज को पढ़ने का, सोर्स हो गया हमारे को हिस्ट्री को पढ़ने का। तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है? अ प्लेस, पर्सन, या टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट। चाहे वो पर्सन हो कोई बता रहा है हमें, चाहे कोई जगह से हमें पता चल रहा है, चाहे कोई लिखावट से पता चल रहा है, या किसी ऑब्जेक्ट से देख के पता चल रहा है। ठीक है। विच एवर वी गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द पास्ट इवेंट और पीरियड, जिससे भी हमें इन्फॉर्मेशन मिले कि ये पास्ट में हुआ था, वो हम क्या है? सोर्स है हमारी हिस्ट्री का। ठीक है। ये एक एक्टिविटी है, ये आप खुद करना। ठीक है, इसमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, उनका और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का मैटरनल पैटर्नल यानी नाना जी दादाजी वाले साइड से पता करना कि वो लोग क्या काम करते थे, उनका नाम क्या है पहले, तो फिर उनके वो क्या काम करते थे, फिर उनका बर्थ ऑफ प्लेस क्या है। ठीक है। और उनकी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली? खुद दादाजी से मिली या किसी और पर्सन ने बताया आपको, या ग्रेट ग्रैंड फादर से? जैसे जैसे आपको समझा, आपको इसको एक्टिविटी खुद करनी है, फन एक्टिविटी है, काफी कर लेना। ठीक है। ये मैं क्या होता हूँ, ठीक है, ये आप खुद करना। ओके, बोल सके। ठीक है। तो हाँ ठीक। सो एवरी ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर टेल्स अ स्टोरी एंड इज लाइक अ पीस इन अ जिक्सॉ पजल। हर ऑब्जेक्ट या स्ट्रक्चर, हर ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई क्या कहते हैं, बांस पड़ा है पुराना सा, कोई कॉइन पड़ा है आपके पास, ठीक है, कोई पुराना डॉक्यूमेंट पड़ा है, तो वो क्या है आपके लिए? वो एक सोर्स है कि इससे आप पता कर पाओ कि पहले क्या हुआ था। ये कॉइन है, छोटा सा कॉइन है, ये कब के टाइम पे यूज होता था? ये गुप्ता पीरियड के टाइम पे यूज होता था। कैसे पता चला? क्योंकि उसके ऊपर साइन बना हुआ है इस तरीके का। ठीक है, उस राजा का साइन बना हुआ है, उस क्वीन का साइन बना हुआ है। या कोई क्या कहते हैं, हमारे पास कोई गीत है, कोई सॉन्ग है जो हमें हमसे हमारे एंसेस्टर्स ने हमें बताया, वो पास्ट में गाया जाता था। ये क्या है? ये सोर्स है हिस्ट्री का। द ऑब्जेक्ट्स यू सी अराउंड योर हाउस कन्वे समथिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ योर फैमिली। हो सकता है आपकी कोई जमीन हो या कोई ऐसे घर हो, वहां पे कोई पूर्वज की आपकी चीज पड़ी हो। कैसे पता चलेगा ये आपके पूर्वज की? क्योंकि वो आपके घर में मिली और उससे आपको कोई स्टोरी रिलेटेड होगी, उससे आप कंफर्म कर पाओगे हाँ यार ये पुराने टाइम पे हम यूज करते थे।
Similarly, we can put together historical events through a variety of sources. But keep in mind, अपने दिमाग में ध्यान रखना that in case of history, quite a few pieces of puzzles may remain missing. लेकिन अभी भी हिस्ट्री को हम अच्छे से डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। डिसाइफर का मतलब कुछ कुछ इवेंट्स को अभी भी समझ नहीं पाए क्योंकि उसके सोर्सेस सही तरीके से नहीं मिले। मान लो लोगों ने पत्ते पे लिखा हुआ, पुराने पत्ते पहले के टाइम पे कहाँ होता था तो पत्तों पे लिख दिया। अब पत्ते क्या है, सड़ गए, गड़ गए, गल गए, खराब हो गए। पेपर पे लिखा, पेपर को सुरक्षित नहीं रखा, पेपर खत्म हो गया, जल गया। ठीक है, वो क्या कहते हैं, खराब हो गया पेपर, गल गया पेपर, खराब हो गया। तो क्या हुआ उससे, सोर्स था वो बिल्कुल मिट चुका है। तो हमें नहीं पता ना कि उस टाइम पे क्या हुआ। तो हमें कुछ कुछ इवेंट्स जो है वो मिस हो जाते हैं, छूट जाते हैं हमसे, तो उसको हम नहीं इतना कोशिश करेंगे जानने की, इतना समझना। तो ये एक देखो छोटी सी टेबल है, ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें गिवन है, यहाँ पे सारी चीजें गिवन है। देखो मैं बताता हूँ, हमारे जो सोर्स हैं हिस्ट्री के वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। पहला हम मानते हैं ओरल सोर्स। ओरल सोर्स यानी आपको किसी ने बताया, किसी पर्सन ने बताया। लाइक जीनियोलॉजिकल, आपकी जनरेशन में आ रहा है, आपके दादाजी, आपके पापा ने बताया, पापा को दादा ने बताया था, दादा को ग्रेट ग्रैंड फादर ने बताया था। ठीक है, ये हमारा जीनियोलॉजिकल है। हमारे जीन जो जीन्स चली आ रही है उससे हमें पता चला। ठीक है, कह सकते हो कि कोई बोल सकता है कि मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर जी आजादी की लड़ाई में लड़े थे। तो कैसे पता चला आपको? आपके ग्रेट ग्रैंडफ़ादर जी ने आके आपको बताया था? नहीं ना। आपके ग्रेट ग्रैंडफ़ादर जी ने आपके ग्रैंडफ़ादर को बताया, फिर पापा जी को बताया, फिर आपको पता। तो इससे क्या हुआ, जीनियोलॉजिकल तरीके से आपको पता चला हिस्ट्री का इवेंट। दूसरा है फ़ोकलोर, कोई कहानी के थ्रू आपको पता है। जैसे प्रचलन होता है कि पुराने टाइम पे ऐसा होता था, पुराने टाइम पे ऐसा होता था, या किसी लोकगीत के थ्रू पता है आपको, कोई सॉन्ग के थ्रू पता है, फ़ोकलोर के थ्रू पता है। तो ये हमारा हो गया, हमारा ओरल, यानी मैंने बोला आपको और आपने सुना। ओरल मैंने आपको बोला, आपने सुना, कहीं लिखा नहीं है, कहीं लिखा नहीं है, आप मेरे बोलने की वजह से आपको पता है। ठीक है, ये ओरल हिस्ट्री हो गई। सेकंड है इंडियन लिटरेचर। एक सेकंड, सेकंड क्या है, इंडियन इंडियन लिटरेचर, यानी लिखा हुआ है। इंडिया की लिटरेचर, यानी लिटरेचर मतलब किसी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला होगा वेदास और इतिहास, वेद पुराण ये सब क्या है, लिखे हुए हैं। पोएम्स और प्लेज हैं, लिखे हुए हैं। हिस्टोरिकल टेक्स्ट हैं, किताबें लिखी हुई हैं पहले के टाइम की। कलेक्शन ऑफ स्टोरीज हैं, लेकिन लिखी हुई, वो लिखी हुई स्टोरीज हैं। लाइक अकबर बीरबल की स्टोरीज, ऐसे हम पढ़ते हैं ना अकबर बीरबल की स्टोरीज, तो वो अगर उस टाइम पे ना लिखी होती तो हमें पता चलता? तो लिखी हुई है सोर्स, तभी तो हमें पता चल रहा है। वेद पुराण, भगवत गीता, महाभारत सब लिखी हुई है, तब आपको पता चल रहा है आज क्या हो, उस टाइम पे क्या हुआ था आज। ठीक है, उस सोर्स के थ्रू। और साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कोई टेक्स्ट है तो उससे पता चल रहा है। ठीक है, थर्ड है हमारा इंस्क्रिप्शन से। इंस्क्रिप्शन मतलब या तो वो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट यानी किसी किसी चीज पे लिखी हुई हैं, या तो कॉपर प्लेट्स पे लिखी हुई हैं, मतलब कि कोई ग्लास, चम्मच, कटोरी कुछ भी है कॉपर का या कुछ भी है, उस पे लिखा हुआ, उस पे इंग्रेन्ड है, छाप, मतलब उसको गढ़ रखा है, किसी ने लिख रखा है और वो अभी तक प्रिजर्व है, तो वो क्या है, हमारा इंस्क्रिप्शन है। या कॉइन्स हैं, पुराने टाइम के कॉइन्स है, कहते हो आप कि ये देखो हमारे पास कुछ कुछ लोग को कॉइन्स कलेक्ट करने की आदत होती है, पुराने पुराने कॉइन्स, उस टाइम पे कैसे कॉइन्स आते थे, उस टाइम पे कैसे कॉइन्स आते थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉइन्स के ऊपर इंस्क्रिप्शन के थ्रू हमें समझ आता है। कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक मॉन्यूमेंट्स हैं, लाइक आप ताजमहल चले जाओ, कुतुब मीनार, लाल किला, किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस पे चले जाओ, या किसी मंदिर, कभी कोई डिफरेंट डिफरेंट जो भी आप क्या रिलीजन फॉलो करते हो, आपके वहाँ पत्थरों पे लिखा रहता है। ठीक है, कुछ वर्सेस लिखी रहती हैं, हिंदू हिंदू वर्सेस हैं, इस्लामिक वर्सेस हैं, लिखी रहती हैं, वहाँ से आपको समझ आता है। तो ये हो गया मॉन्यूमेंट्स पे लिखा हुआ है। फिर माउंट्स पे लिखा हुआ है, माउंट्स मतलब कोई डेड पर्सन है उसके ऊपर आपने कबर बना रखी है, या उसकी क्या कहते हैं, स्तूपा बना रखा है। बुद्धिज्म में स्तूपा फॉलो होता, स्तूपा बनाया जाता था, रिलिक्स ऑफ द बुद्धा के ऊपर स्तूपा बनाया जाता था। तो स्तूपा के ऊपर लिखा हुआ है, स्टोरीज लिखी हुई हैं। ठीक है, उससे आपको पता चल रहा है। तो क्या है ये स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो हिस्ट्री लिखी है। फिर एक्सकवेशंस, यानी आपको खुदाई करके मिली है, आपने खुदाई की और वहां से आप कुछ कुछ चीजें मिली, लाइक आपको ह्यूमन, एनिमल और प्लांट के रिमेन्स मिले, उससे पता चला आपको। या आपको टूल्स और वेपन्स मिले। ठीक है, या आपको फिगरिंग्स, ऑर्नामेंट्स मिल गए कि वो लोग कैसे ज्वेलरी पहनते थे, कौन कौन से वो स्टोन्स पहनते थे, उससे पता चल गया। या आपको पॉटरी मिल गई, उनके मटके कैसे थे, मिट्टी की चीजें कोई मिल गई, पॉटरी मिल गई, वॉस मिल गया, उससे हमें पता चल रहा है कि वो लोग कैसे कैसे करते थे। लेकिन उनकी हैबिट्स या बरियल प्रैक्टिस, या किस तरीके से वो लोग को दफनाते थे, या उनका बरियल प्रैक्टिस कैसे था बेसिकली। फिर ये हमारा आर्टिस्टिक सोर्सेज है, लाइक पेंटिंग्स के थ्रू आपको पता चल रहा है, लाइक पुरानी पुरानी पेंटिंग्स आपने उठाई और वहां से आपको पता चल रहा है कि हाँ ये हमारा सोर्स है हिस्ट्री का।
या स्कल्पचर्स के थ्रू पता चल रहा है, ठीक है। डिफरेंट स्कल्पचर्स होते हैं, बनाए हुए होते हैं पत्थरों के। लाइक आप महाराष्ट्र के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके की केव्स हैं, ठीक है, एलोरा केव्स, और नाम नहीं आता रहा, ऐसी केव्स हैं, वहां पे अंदर जाओगे तो आपको मूर्तियां मिलेंगी बड़ी बड़ी सी, तो वो हमारी क्या है, वो स्कल्पचर्स हैं। अशोका का पिलर जो है, अशोकन पिलर कहते हैं, अशोक स्तंभ, तो वो भी हमारा क्या है, एक स्कल्पचर है, उसके थ्रू पता चल रहा है। ये पैनल्स हो गए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पैनल्स बना रखे हैं, वहां से पता चल रहा है। और हमारा एक फॉरेन अकाउंट्स हो सकता है, ठीक है, फॉरेन अकाउंट्स। फॉरेन अकाउंट्स मतलब ट्रेवलर्स आए और उन्होंने कुछ लिखा, लाइक इब्न बतूता, फाहीन, ऐसे ऐसे चाइनीज ट्रेवलर था फाहीन, ठीक है, और ह्यून सांग, क्या कहते हैं, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड के टाइम पे आए थे ये लोग। तो ये इन्होंने भी अपने अकाउंट्स में लिखा, लाइक मेगास्थनीज ने बुक लिखी थी इंडिका। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड पे थे मेगास्थनीज, और उन्होंने बुक लिखी थी इंडिका। वो थे हमारे क्या कहते हैं, वो उन्होंने बुक लिखी थी इंडिका, उन्होंने इंडिया के बारे में सब कुछ बताया था, उस टाइम पे इंडिया कैसे था। फिर हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स भी होते हैं, ठीक है, उसमें होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं हिस्ट्री के, हमें पता करने के हेल्प करते हैं कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, ठीक है। सो एक चीज समझते हैं, हिस्टोरियन, अ पर्सन हु स्टडीज राइट्स अबाउट द पास्ट। वो पर्सन जो लिखता है और बताता है पास्ट के बारे में, उसको हम हिस्टोरियन कहते हैं, ठीक है। लाइक हमारी एक बुक है हिस्ट्री की, तो किसी आर के शर्मा जी ने लिखी है, ठीक है, आर एस शर्मा जी ने लिखी है, ऐसे मतलब नाम लिखा है उतर का, तो मतलब वो क्या है, कौन है, वो हिस्टोरियन है, क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। तो रिमेंबर them all now. We will use some of them as we go along. When historians study, say, a king or a queen 1500 years ago, an ancient monument or a war or some items or trade, they take great care to gather information from many sources as they can find and consult. यानी उनको बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है उस सोर्स को कलेक्ट करने में, उसको लिखने में। मान लो वो बताते हैं कि 1500 ईयर्स अगो एक क्वीन थी, ठीक है, ये एक कोई एंशियंट मॉन्यूमेंट था, कोई वॉर हुई थी, तो उनको बताया है, तो उन्होंने इंफॉर्मेशन गैदर करी ना, तो उनका काम क्या हुआ, वो हिस्टोरियन है हमारे लिए। Sometimes the source confirms each other, like jigsaw pieces match. At other times, sources may give contradictory information. The jigsaw pieces don't match, in which the case need to decide which source they can trust more. That is how they try to recreate the history and which period they are studying. Also, कभी कभी क्या होता है कि जो पीरियड ऑफ हिस्ट्री जो वो स्टडी कर रहे हैं, उसमें कुछ कुछ मिसमैच होता है, तो वो उसको ट्राई करते हैं कि वो उसको सॉल्व करें, ठीक है, फाइंड कर पाए, ठीक है, और अच्छे से डिफाइन कर पाए कि हाँ हुआ क्या था, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। Historians themselves, but also archaeologists, epigraphists who study ancient inscription, anthropologists who study human societies, experts in literature and languages, and some more. ये सब हेल्प करते हैं हिस्टोरियन को हिस्ट्री फाइंड आउट करने में। लाइक एपिग्राफिस्ट जो होते हैं, वो एंशियंट इंस्क्रिप्शंस, मैंने बताया था, जैसे कोई कॉपर प्लेट हो गई, किसी पत्थर पे लिखा हुआ है, इंस्क्रिप्शन हुआ है, इनग्रेन कर रखा है उसको, तो क्या है, वो एपिग्राफिस्ट बताएगा। आर्कियोलॉजिस्ट पत्थर की स्टडी करेंगे, जो उनको रिमेन्स बाय डिगिंग अ होल, वहां से जो मिल रहा है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडीज करेंगे ऑफ सोसाइटीज, और वहां से उनको पता चलेगा, सोसाइटी की स्टडी करेंगे, वहां से उनको पता चलेगा भैया इस समाज में ऐसा होता था, हमारे समाज में ऐसा होता है, ऐसे बताएंगे ना आपको। और एक्सपर्ट जो है लिटरेचर में, लैंग्वेजेस में, वो आपको बताएंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें चीजें इस तरीके से। So, in addition, in the last 50 years or so, scientific studies have been contributing more and more to the reconstruction of the past. तो साइंटिफिक स्टडीज भी हेल्प कर रही हैं ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट। कोई साइंटिफिक स्टडी हुई और वहां से हमें कोई रिमेन मिला, उसकी साइंटिफिक स्टडी, उससे हमें पता चल रहा है कि हाँ भाई ऐसा हुआ था, तो वो भी हमें हेल्प कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मटीरियल्स एंड स्टडीज ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स तो साइंस का पार्ट है ना भाई। जेनेटिक्स क्या है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज हाउ इन प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमंस सर्टेन फीचर्स गेट पास, यानी कि पहले के टाइम से हमारे जीन्स कैसे आए, मतलब कोई फीचर होगा, मान लो आपके फादर है, मदर है, और वहां से आपको एक जेन, आप उनके बच्चे हो, तो आपको जीन्स मिले कि आप गोरे हो, मतलब जैसे गोरे नहीं, मतलब कुछ भी ट्रेड्स मिले, तो कहते हैं यार आप तो अपने फादर की तरह हो, आप तो मम्मी की तरह हो, तो ये क्या है, आपकी जीन्स है। जेनेटिक्स के थ्रू भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अपनी हिस्ट्री को, अपनी नहीं, अपनी जैसे नॉर्मल हिस्ट्री की बात करें उसकी। तो एंशिएंट पीपल हैव सोर्सेज, ठीक है, प्रोवाइडेड फ्रेश इनसाइट्स सप्लीमेंट मोर कैजुअल रिसोर्सेज, ठीक है। इतना समझ आता है कि आपको सोर्सेज के बारे में जेनेटिक्स से भी पता चलता है। And when historians study recent history, which usually means the last 2 or 3 centuries, another source is newspaper.
आपका अनदर सोर्स क्या है, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर से भी आपको काफी चीजें पता चलती हैं कि उस टाइम पे न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था, उसमें ऐसा ऐसा लिखा था, तो हम उसको हिस्ट्री का सोर्स मान सकते हैं। ठीक है, सो लास्ट 2 या 3 सेंचुरी यानी 200-300 साल पुराना, यानी ब्रिटिशर्स के टाइम से आज तक उस टाइम पे कोई पेपर पब्लिश हुआ हुआ न्यूज़पेपर, वो भी हमारा सोर्स है हिस्ट्री का कि नहीं है? अगर प्रिजर्व करके रखा है किसी ने तो वो भी हमारा सोर्स हिस्ट्री का है। तो उससे भी हमें हिस्टोरिकल इवेंट्स को पता चलेगा। फॉर द लास्ट फ्यू डिकेड्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविजन एंड इंटरनेट कैन आल्सो बी कंसल्टेड। और आने वाले कुछ 10-20 साल 50 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आया था, लाइक टेलीविजन, रेडियो, क्या, इंटरनेट, इससे भी हमें पता चल सकता है, हम इसको भी यूज कर सकते हैं टू फाइंड द हिस्ट्री। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब कॉइन आ गया भैया एक। मान लो ये हमारे कॉइन है, क्या है, कॉइन है। तो कॉइन के बारे में लिखना था, मैंने लिख दिया आपके लिए, काम इजी कर दिया। ये नोट्स है, डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम का लिंक दूंगा, टेलीग्राम लिंक पे जाके चैनल को ज्वाइन कर लेना। ऐसे सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें उसमें आएंगी, भूलना मत, उसको जाके फॉलो करना। ठीक है, ऐसे नहीं कि हवाबाजी कर लेना उसको। ये गुप्ता कॉइन है, ठीक है, गोल्ड का है, और 4th सेंचुरी सीई में आया था। ठीक है, गुप्तास बाद में आए थे, क्राइस्ट की जन्म के बाद आए थे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन की बात करें तो किंग समुद्रगुप्त के टाइम पे का ये किंग है, जहाँ पे समुद्रगुप्त जो राजा है वो एक थ्रोन पे बैठे हुए हैं और वो वीणा बजा रहे हैं। ठीक है, मस्त वीणा बजा रहे हैं अपना बैठ के, उसको कॉइन में छपवा दिया। तो ये वीणा बजा रहे हैं। ठीक है, समझे इतना। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पे मूर्तियां बनी हुई हैं ऊपर नीचे दो में सेक्शन में, देख लो एक बार, देख लो, मैं बोलोगे मेरे को दिखा नहीं, देख लो एक बार। ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है और बगल में सब लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक ये जो नाव बनी हुई है, ये नाव है, ये जो है नाव है, दिखाऊंगा आएगा, धीरे पेन थोड़ा धीरे चल रहा है, रुको। हाँ, ये एक नाव है, ठीक है, ये बोट है, आप समझ लेते हैं ये है क्या। ठीक है, 12th सेंचुरी हीरो स्टोन, ये 12th सेंचुरी का एक हीरो स्टोन है। ठीक है, विरागल कमेमोरेटिंग द डेथ ऑफ हीरो इन नेवल बैटल इन कदम्बा यादवा डायनेस्टी। यादवा डायनेस्टी में नेवल बैटल हुई थी, यानी पानी के थ्रू जंग हुई थी, लड़ाई हुई थी, और उसके अंदर कोई जीता था जिसका नाम है विरागल, उसकी उसकी डेथ हो गई थी हीरो की। बाकी मतलब नेवल बैटल में उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके कमेमोरेट करने के लिए, उनको सहानुभूति वैसे कमेमोरेट करने के लिए हम बताते हैं ना, कोई कॉइन निकालते हैं कुछ, तो उन्होंने ये स्टैचू बनवाया था ऐसा वाला। तो इसमें दो सेक्शन है, अपर वाला है, लोअर वाला है। अपर पैनल में जो है किंग जो है थ्रोन पे बैठे हुए हैं, ठीक है, अपने थ्रोन पे किंग बैठे हुए हैं। और लोअर पैनल के अंदर क्या है कि शिप जो है वो दिखाया गया, वो जो रोलर्स पे चल रहा है, और जहाँ पे फाइट जो है, फाइट चल रही है। ठीक है, फाइट ऑन गोइंग है। और थर्ड हमारा जो है वो हमारा है अशोका स्टैचू। क्या अशोका स्टैचू नहीं है यार, ये लाइन कैपिटल ऑफ अशोका है। क्या है, लाइन कैपिटल ऑफ अशोका, अशोक स्तंभ भी कहते हैं इसको। आपको ये काफी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में ज्यादातर दिखेगा अशोक स्तंभ। आज के टाइम पे हम इसको ऑफिशियल अशोक स्तंभ की तरह यूज करते हैं। ये सारनाथ पिलर है, ठीक है, सारनाथ के अंदर जो पिलर है ये वही है। इसको हम अशोका एम्बलम भी कहते हैं। ठीक है, देखो इसके अंदर यहाँ पे जो 4 बैक टू बैक लॉयंस है, 4 बैक टू बैक लॉयंस है, आगे पीछे चारों तरफ लॉयंस की फोटो है। फिर ये हमारा जो अशोक चक्र है, ठीक है, इसके बगल में एक एनिमल है, इसके बगल में एक एनिमल है, और दूसरी तरह उसको घुमा के देखोगे तो उसके पीछे भी 2 एनिमल्स हैं, 4 एनिमल्स हैं, और 4 अशोक अशोक स्तंभ है दोनों चारों के बीच में। और ये हमारा जो है सॉरी अशोक चक्र है। और ये वाला हमारा जो ऐसे फ्लावर की तरह है नीचे ऐसे खुला, इसको अबैकस कहते हैं। ठीक है, इतना समझ लो। ठीक है, इतना समझ लो बस, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भैया हिस्ट्री की बिगिनिंग कैसे हुई, ह्यूमन हिस्ट्री की बिगिनिंग कैसे हुई। आदिवासी लोग दिख रहे होंगे नीचे आपको, ठीक है, मॉडर्न ह्यूमन जिनको हम होमोसेपियंस कहते हैं, होमोसेपियंस सेपियंस भी कहते हैं, क्योंकि वो और एडवांस हम लोग जो हैं, हमारे टेक्नोलॉजी ये सब कुछ है, होमोसेपियंस सेपियंस हैव वॉक द प्लेनेट फॉर अबाउट 3 लाख ईयर्स, 3 लाख साल से वो लोग हैं। दिस अपीयर्स टू बी अ वेरी लॉन्ग टाइम, येट इट इज ओनली अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ द अर्थ हिस्ट्री। ये बहुत बड़ा टाइम है 3 लाख साल, लेकिन अर्थ की हिस्ट्री देखी जाए तो 4.5 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ हुई थी। तो उसके लिए तो भाई चुनना सा छोटा सा आएगा, चुन्नू सा मुन्नू सा। ये हमारी हिस्ट्री के लोग दिखा रखे हैं यहाँ पे, पत्थरों पे देखो लिख रहे हैं ये लोग। फिर ये गाय भैंसे फिर डिफरेंट बना रखे हैं इन लोगों ने, पता नहीं किसी को मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज समझ लो, यहाँ पे लिखा है आफ्टर लाइफ। आफ्टर लाइफ यानी डेथ होगी, डेथ हो गई उसके बाद का समय कैसा है, हमें क्या पता भाई, लेकिन कुछ 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 लोग बताते हैं आफ्टर लाइफ में क्या हुआ है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमने अगर गलत चीजें करी, गलत कर्म किए, तो हम लोगों को ऊपर सजा मिलेगी।
है ना, ये करा जाएगा, वो करा जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर लाइफ होती है अ लाइफ दैट बिगिंस आफ्टर डेथ। ठीक है, अलग अलग सोसाइटीज अलग अलग आफ्टर लाइफ में बिलीव करती हैं। ठीक है, तो इतना समझ के रखना। अर्ली ह्यूमंस फेस्ड मैनी चैलेंजेस फ्रॉम नेचर एंड लिव्ड इन बैंड्स और ग्रुप्स टू हेल्प ईच अदर। यानी पहले के लोगों के पास ऐसे प्रोटेक्टेड घर तो होते नहीं थे, घर में रह रहे हो भैया आराम से, सिक्योरिटी है, आपको कोई हमला नहीं कर सकता, कुछ नहीं। वो बैंड्स में रहते थे, बैंड्स में छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे, और रहते थे, और खाना भी खुद इकट्ठा करते थे। और कहीं किसी दूसरे ट्राइब से लड़ाई हो गई तो उससे भी अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी पड़ती थी। दे वर कॉन्स्टेंटली सीकिंग शेल्टर, फूड, एंड वर मेनली हंटर्स एंड गैदरर्स। यानी वो कॉन्स्टेंटली, देखो भूख लगी तो खाना तो ढूंढना पड़ेगा, तो हंट करते थे, शेल्टर ढूंढते थे, चाहे वो केव्स में ढूंढे, चाहे खुद का छोटा मोटा ऐसे झाड़ी पत्ती से घर बना लें। ठीक है, और वो मेनली हंटर्स और गैदरर्स होते थे, यानी हंट करके या गैदर करके, फूड कलेक्शन करके, गैदर करके खाना खाते थे अपना। दिस मीन्स दैट दे रिलाइड ऑन हंटिंग एंड कलेक्टिंग एडिबल प्लांट्स एंड फ्रूट्स फॉर देयर सर्वाइवल। या तो वो हंट करते थे, या फूल पत्ते और क्या कहते हैं फ्रूट्स को कलेक्ट करके अपना भोजन करते थे। Our early ancestors also had certain beliefs about the natural elements and possibly some called as afterlife। और हमारे जो अर्ली पूर्वज एंसेस्टर्स हैं वो भी सर्टेन बिलीफ्स थी, कुछ बिलीव करते थे, मतलब एक मानते थे कि कुछ नेचुरल एलिमेंट्स पॉसिबली होते हैं जो कि आफ्टर लाइफ में होते हैं। ठीक है, दीज ग्रुप्स लिव्ड इन टेम्पररी कैंप्स, टेम्पररी छोटे मोटे कैंप्स में रहते थे, रॉक्स के शेल्टर्स में रहते थे, पहाड़ों में गुफा बना के, कम केव्स में, और कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे से कुछ डिफरेंट लैंग्वेजेस में। ठीक है, जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करती, उस टाइम पे होती थी, अब खत्म हो गई हैं वो। दे यूज्ड फायर, आग का इस्तेमाल करते थे, या स्टार्ट मेकिंग ऑब्जेक्ट्स, दे मेड देयर लाइफ इजियर, लाइक इम्प्रूव स्टोन एक्सिस, पत्थर का वो बना दी थी कुल्हाड़ी, कुछ इस तरीके से। अरे यार कैसे बनाते थे रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है, कुछ इस तरीके से होती थी। सही नहीं बनी तो छोड़ देना है, बनाऊंगा कभी अच्छे से बना के दिखाऊंगा। तो ये क्या है, हमारा पॉइंटेड स्टोन है, ये पॉइंटेड ऐसे ऐसे नोकीला सा स्टोन पत्थर है, और ये लकड़ी है, इसके अंदर लगा के पत्थर का स्टोन एक्सिस बना दिए, या ब्लेड्स बना दिए पत्थर के, या एरो हेड्स या अदर टूल्स बना दिए, जब पत्थर को आगे आगे से शार्प कर दो और वो एरो हेड बन जाता है। ठीक है, ठीक है, तो एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ आर विजिबल इन रॉक पेंटिंग्स। वो बड़े बड़े जो पत्थर होते थे केव्स में, उसके ऊपर पेंटिंग करते थे, किससे करते थे, प्लांट्स का कोई कलर हुआ या एनिमल के ब्लड से यूज करके बनाते थे। ठीक है, hundreds of caves all over the world, some of the paintings depict simple figurines such as few symbols and other are more detailed, represent scenes while animals हैं। कुछ कुछ तो बहुत सिंपल पेंटिंग्स होती थी, कुछ कुछ में क्या करते थे, जानवर को मारते हुए पेंटिंग बना दी, या बीच में आग जल रही है और अगल बगल बैठे हुए हो, ठीक है, ऐसी पेंटिंग बना दी, यानी ग्रुप बना दिया। ठीक है, या एनिमल्स के साथ बना दी, छोटी छोटी इमेजेस बना दी। ठीक है, वो सब। इन टाइम दीज अर्ली ह्यूमंस लर्न टू मेक सिंपल ऑर्नामेंट्स सच एज स्टोन शेल बीड्स पेडेंट्स मेड ऑफ एनिमल टीथ एंड समटाइम्स एक्सचेंज देम विद अदर ग्रुप्स आल्सो। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो इवॉल्व हुई, जैसे जैसे उनके अंदर माइंड डेवलप हुआ, उन्होंने क्या किया, स्टोन्स के पत्थर के वो बना दिए, इंस्ट्रूमेंट बना दिए, और बाकी मोतियों की माला बनाना चालू करा, पेंडेंट्स बनाना चालू करा, एनिमल के तीत से कुछ बना दिया। ठीक है, आपने देखा होगा दांतों का वो पहन रखते हैं कुछ कुछ ट्राइब्स में, आपने देखा होगा। और कभी कभी तो ये चीज दूसरे ट्राइब्स के साथ एक्सचेंज भी कर सकते थे, लोगों के साथ। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट क्रॉप्स। हमारी फर्स्ट क्रॉप्स कब डेवलप हुई और कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुई, जितना इसमें लिखा है उतना ही समझेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं होगा। मैं बता सकता हूँ आपको, बट रेलिवेंट नहीं होगा। ठीक है ना। ओवर द लॉन्ग एजेस द अर्थ क्लाइमेट हैज गॉन थ्रू मेनी चेंजेस। यानी पुराने सालों से लेके अभी तक जो अर्थ का क्लाइमेट है वो धीरे धीरे चेंज हुआ। लाइक पहले हमने देखा था कि आइस एज थी, यानी पूरे धरती के ऊपर आइस आइस थी। ठीक है, आपने वो मूवी देखी कि आइस एज वाली मूवी है, जो उसमें बड़ा सा वो हाथी, क्या नाम है उसका, नाम नहीं आता, मतलब कोई स्पीशी है, उसका नाम यार याद आएगा तो बताऊंगा। बड़ा सा हाथी है, फिर टाइगर है, डिफरेंट डिफरेंट। आपने आइस एज मूवी देखी होगी, नहीं देखी तो देखना, वो काफी इंटरेस्टिंग मूवी। तो उस टाइम पे वो क्या सा पीरियड दिखा रहे हैं, वो आइस एज का पीरियड का टाइम का पीरियड दिखा रहे हैं। ठीक है, एंड सर्टेन टाइम्स इट वाज वेरी कोल्ड, जैसे कि आइस एज, मच ऑफ द अर्थ वाज कवर्ड विद आइस, दिस इज कॉल्ड आइस एज, एज यू विल लर्न इन ग्रेटर डिटेल इन साइंस। और मूवी देख लेना, सबसे अच्छा वही मूवी देखो, समझ आएगा। जितना अच्छा मूवी समझ आएगा उतना अच्छा किसी से नहीं आएगा। Okay. Later, when the climate warmed up, the icy part melted and resulting in water swelling in existing rivers and eventually drained to the ocean.
और जैसे जैसे गर्मी बढ़नी चालू हुई, वो बर्फ पिघलती गई, जैसे जैसे पिघली वो वैसे वैसे नदियों के अंदर बहने लगी, नदियां आने लगी और फिर ओशंस में चली गई। तो ये सब चीजें। द आइस एज लास्टेड फॉर ओवर 1 लाख ईयर्स अगो टू अराउंड 12,000 ईयर्स अगो। यानी 1 लाख से लेके 12,000 ईयर्स एगो का जो टाइम पीरियड है वो हमारा आइस एज था। यानी 12,000 साल पहले तक, 12,000 साल पहले के और पहले आइस एज थी, और 12,000 साल पहले के बाद से हमारा जो नॉर्मल गर्मी वाला जो होता है जैसे आज का टेम्परेचर है वैसे हो गया। जिससे क्या हुआ, आफ्टरवर्ड जो लिविंग कंडीशंस थी ह्यूमंस के लिए वो इंप्रूव हो गई इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दे स्टार्ट सेटलिंग एंड कल्टिवेटिंग सीरियल्स एंड ग्रेन्स। और जैसे जैसे वो सेटल हुए, ठीक है, तो उन्होंने खेती स्टार्ट करी सीरियल्स की, क्या कहते हैं, दालों की और ग्रेन्स की। दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सच एस कैटल, गोट्स एटसेट्रा। और उन्होंने पशुपालन कर दिया, पालतू जानवरों को रखना, लाइक शीप्स को, गो बकरियों को, कैटल्स को। With more food available, these communities grew in size and number and often settled near during rivers. Also जैसे जैसे उनका डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे वो ग्रो हुए, पॉपुलेशन बढ़ी, तो वो धीरे धीरे नदियों के किनारे जाके रहने लग गए, ओशंस के किनारे रहने लग गए। This was not only because of the availability of water, but also because of the soil which would be more fertile there. It made the process of growing crops easier. Also धीरे धीरे जो क्रॉप्स उगने लगी तो सॉइल जो है फर्टाइल होने लगी, और क्रॉप्स उगने लग गई, ठीक है, उगाने लग गए वो लोग, ठीक है, और क्रॉप्स उगाना और ज्यादा इजी हो गया। लाइक इस तरीके से देखो, इस पिक्चर में आपको दिखेगा बहुत अच्छे से। ये लोग देखो क्रॉप्स उगा रहे हैं, फिर कैटल की रियरिंग कर रहे हैं, कैटल फार्मिंग। ये देखो इसके पास हाथ में जो स्टोन टूल है, पत्थर का ही बना हुआ है वो भी। फिर ये लोग यहाँ पे कुछ खाना बना रहे हैं, पालतू जानवर ये अपना छोटा ऐसे ही रह रहे हैं। तो एक बार इसको पढ़ना, ही इसी पिक्चर के बारे में बता रहा है, ठीक है, एक बार पढ़ लेना। सो एज कम्युनिटीज ग्रू, सो डिड देयर सोशल कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे जैसे कम्युनिटीज ग्रो हुई, पहले सिंपल लाइफ थी, कुछ कुछ नेता रहते थे, खाते थे, सोते थे। फिर धीरे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी और काम बढ़ने लग गए, एग्रीकल्चर आया, प्राइवेट प्रॉपर्टी आने लग गई, लोग अपनी जगहों को मार्क करने लग गए कि भैया ये मेरी जगह है, वो तुम्हारी जगह है। तो इससे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ने लग गई। लीडर्स और chieftains were responsible for well-being of the people and everyone collectively worked towards the community's welfare. फिर कम्युनिटी जैसी टर्म्स डेवलप हुई, मतलब अभी तक तो सब लोग एक साथ रहते थे, बट अब धीरे धीरे कम्युनिटीज डेवलप होने लग गई। मतलब ये छोटे छोटे बैंड ट्राइब्स बनने लग गए, और फिर उन्होंने अपना एरिया मार्क कर लिया कि इस एरिया में हम रहेंगे। फिर उस एरिया को मैनेज करने के लिए किसी चीफ को रिप्रेजेंट करते थे, इसका नाम होता था चीफटन। चीफटन जैसे आज के टाइम पे हमारा एमएलए है, पीएम है, सीएम, तो ऐसे बड़ी बड़ी टर्म्स बता रहा हूँ, बट छोटे छोटे में हम चीफ्स को इलेक्ट करते थे, जिसका काम होता था कम्युनिटी का वेलफेयर करना। फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज नो सेंस ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप, द लैंड्स वर कलेक्टिवली ओन्ड एंड हार्वेस्टेड। यानी उस टाइम पे इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं थी, जैसे आज के टाइम पे हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी, जैसे मेरा घर है, आपका घर है, आप कहीं रह रहे हो, तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। लेकिन उस टाइम पे कम्युनिटी की प्रॉपर्टी होती थी, एक कम्युनिटी यहाँ रहेगी, उसकी यहाँ से यहाँ तक की लैंड है, तो वो कम्युनिटी की लैंड है, ठीक है। और फिर जैसे टाइम हुआ, टाइम वेंट बाय, हैमलेट्स ग्रू इनटू साइजेबल विलेज दैट एक्सचेंज गुड्स, मोस्टली फूड, क्लोथिंग एंड टूल्स। अ स्मॉल सेटलमेंट और स्मॉल विलेज, उसको हैमलेट कहते हैं। स्मॉल सेटलमेंट और स्मॉल विलेज को हैमलेट कहते हैं। तो धीरे धीरे जो है हैमलेट्स डेवलप होने लग गए, साइजेबल विलेजेस, जिसको जो क्या करते थे, फूड को एक्सचेंज करते थे। मान लो मैंने कोई क्रॉप उगाई, मैंने आलू उगाया, और मेरे को खाना है टमाटर, तो मेरे पास तो भैया आलू है, मैं टमाटर कैसे खाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, हमारे पास आलू है, एक्स्ट्रा आलू होगा तो हम उसको आलू दे देंगे, उसके बदले से टमाटर ले लेंगे। तो इसको क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया, गुड्स का भी, फूड का, क्लोथिंग का, टूल्स का। स्लोली नेटवर्क्स डेवलप हुए, कम्युनिकेशन बढ़ने लग गई, एक्सचेंज वर एस्टैब्लिश्ड अमंग दोज विलेजेस, डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस में एक दूसरे से कनेक्शन बनने लग गया। एंड सम ऑफ दो ग्रू इनटू अ स्मॉल टाउन। और जैसे जैसे कनेक्शन बनने लगेगा, तो मान लो छोटे 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 स्मॉल टाउन्स मिलके बात करने लग गए, तो वो कलेक्टिवली एक एरिया बन गया, क्या बन गया, विलेज बन गया। एंड सम ऑफ द विलेज ग्रो, और ऐसे बड़े बड़े विलेज मिलके क्या बन गए, टाउन बन गए, एक बड़ा सा टाउन बन गया ये, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजीज अपीयर्ड, फॉर एग्जांपल पॉटरी, पॉटरी बनाने की टेक्नोलॉजी। यानी पहले हम नॉर्मल सा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा घड़ा बनाते थे, अभी लोग पॉलिश्ड बनाते हैं, उस पर डिजाइन भी बनाते हैं। तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुआ, हम पॉटरी में अच्छे हो गए। मेकिंग पॉट्स, क्ले ऑब्जेक्ट्स एंड यूज ऑफ मेटल, कॉपर की कुछ हमने चीजें बना ली, कोई स्टेच्यू बना लिया, ठीक है, which helped make durable tools, objects of daily use and ornaments, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज कॉल्ड सिविलाइजेशन, जैसे मैंने बोला इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन। ये हमारी सिविलाइजेशन जो यानी इंसानों की जो सभ्यता है,
सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता, वो स्टार्ट हुई। For now, it is important to remember that this early progress of humanity had to face many challenges. At some critical times, humanity could have almost disappeared, as some earlier species did. We will never know these early humans to whose and courage and persistence we owe our existence today. हो सकता है कि हमारी ह्यूमन स्पीशीज भी खत्म हो जाती, डिस्टिंक्ट एग्जिस्ट वो एक्सटिंक्ट हो जाती, जैसे कि डायनासोर्स की हो गई। बट कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने प्रिजर्व करा अपनी कम्युनिटीज के थ्रू ह्यूमन स्पीशीज, यानी ठीक है। तो सिविलाइजेशन कौन प्रिजर्व करा, ये सब हो सकता है, हमें नहीं पता, बट इन्होंने प्रिजर्व करके रखा। जैसे इसी वजह से हम आज तक रह पा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये देखो एंड है चैप्टर का। यहाँ पे जो हमने पढ़ा है वो एक बार समझ लेते हैं। वी हैव एक्सप्लोर्ड सम ऑफ द वेज टू लर्न अबाउट द पास्ट। हमने समझा कि किस तरीके से हम पास्ट को समझ सकते हैं। हमारी टाइमलाइन समझी, यानी बीसी और बीसीई में फर्क समझा, ठीक है। बुद्धा जी का जन्म हुआ, फिर क्राइस्ट जी का, फिर ये सब समझा। फिर हमारे सोर्सेज क्या क्या हैं हिस्ट्री के, वो समझे। हमारा लाइफस्टाइल कैसे डेवलप हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ, ठीक है, वो समझा। उसके बाद क्या कहते हैं, जैसे आप टाइमलाइन समझी, फिर अंडरस्टैंड हिस्टोरिकल इवेंट्स, फिर देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ मेजरिंग टाइम्स लाइक ईयर्स, डिकेड, सेंचुरीज, मिलेनियम्स, ये समझा। फिर सोर्सेज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट हिस्ट्रीज के, ओरल सोर्स है, इंस्क्रिप्शंस हैं, फॉरेन अकाउंट्स हैं, लिटरेरी सोर्स हैं, ये सब चीज़ें। So we have been a brief look into lives of early humans and now human societies grew more complex in time. Also हमने समझा कि ह्यूमन सोसाइटीज में कैसे कैसे डेवलप हुई, पहले कैसी थी अब कैसी थी, और काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी जो टाइम के साथ बढ़ी, ये चीज़ समझी। तो इसी के साथ हमने जो है पूरा चैप्टर हमारा जो है वो हमने कर लिया कवर, हमारा चैप्टर नंबर 4। और आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, आपने हर एक चीज़ समझी हो। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मैं ये वाले नोट्स जो हैं टेलीग्राम में डाल दूंगा ग्रुप पे, उस ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लेना, नोट्स को डाउनलोड कर लेना, मतलब यही पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। इसको 2-3 बार ही रीड करना, अभी पढ़ा है अभी रीड कर लो, खत्म हो जाएगा। रीड कर लो, उसके बाद क्या करना, क्वेश्चन की तरफ जाना, फिर क्वेश्चन को 1 बाय 1 देखना। क्वेश्चन देखना, अगर कोई स्कूल में आपको मिला है क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को इससे रीड करके लिखने की कोशिश करना, ठीक है। हम धीरे धीरे इसकी मैं भी नोट्स भी बनाऊंगा, आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा इसके, ठीक है। और अपने साथ साथ हम क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। पहले हम चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है, अपने साथ साथ इसको रीड करना। और पुराने जो 3 चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं उसको भी जाके पहले रीड करना, ठीक है। अगर नहीं करा है तो मैं उसके भी नोट्स डाल दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम में। तो अगर आपने देखा है तो बस कंटिन्यू करना, आगे भी वीडियो लाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, चलो बाय, थैंक यू सो मच।